सभी विद्यार्थी, गुड आफ्टरनून सभी को। तो इतना आ गए, जाग रहे हैं? हाँ, तो सही है फिर। कल हमारा टॉपिक चल रहा था हिंदी का सामान्य परिचय। तो उसमें कुछ समझा दिया था मैंने, रिटर्न नहीं कराया था कुछ। तो थोड़ा उनको पहले रिटर्न कर लेते हैं। फिर उसमें दो कॉन्सेप्ट और रह गए हैं अभी, कि संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है, और अनुसूची जो है हमारी 8वीं, उसमें 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। और एक कॉन्सेप्ट उसमें ये रह गया है कि जो हिंदी शब्द है उसकी व्युत्पत्ति कैसे मानी जाती है। तो थोड़ा सा पहले जो कल लिखाया था, कल बताया था, उसको नोट कर लेते हैं, एक बार पुनः रिकवर कर लेंगे उसको। पहला ही टॉपिक है हमारा ये हिंदी का सामान्य परिचय। कहानी कल हमने इसकी स्टार्ट की थी भाषा से। कहाँ से स्टार्ट की थी? भाषा से। भाषा के बारे में कल मैंने आपको बताया था यहाँ पर, कि स्वयं से हमें स्टार्ट करना है, कि हम क्या है, मनुष्य हैं। मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। कहाँ रहता है? समाज में। और समाज में रह करके क्या करता है? विचारों का आदान प्रदान। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि विचारों के इस आदान प्रदान को क्या कहते हैं? संप्रेषण। तो संप्रेषण का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? भाषा। भाषा शब्द किससे बना हुआ है? भाष धातु। संस्कृत कौन सी धातु है? भाष, उससे बना हुआ है। तो नोट करते हैं इसको। साथ ही साथ नोट करते जाना, ठीक है? लिया नोट? बड़े आगे।
कोई क्वेश्चन आया हुआ है, भास, नीट में आया हुआ प्रश्न है ये। भाषा शब्द संसद किस धातु से बना हुआ है? भास से इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? विचार प्रकट करना। नोट, पढ़े आगे, बता दिया करो। हो गया, हाँ तो ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा भाषा के रूप। कायदे भाषा के, हालांकि हम अगर आरंभिक हिंदी की बात करें, प्राचीन हिंदी की बात करें, तो दो ही रूप माने जाते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। लेकिन आधुनिक जो वर्तमान इतिहास का वो है साहित्यकार हैं, उनके अनुसार हिंदी के तीन रूप माने गए हैं, एक मौखिक, एक लिखित और एक सांकेतिक। तीनों रूपों के बारे में कल हमने चर्चा की थी। मौखिक रूप बोल करके व्यक्त किया जाता है, और सुन करके क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। लिखित रूप कि लिख करके अभिव्यक्त किया जाता है, पढ़ करके ग्रहण किया जाता है। सांकेतिक रूप संकेतों से अभिव्यक्त किया जाता है, और दिख करके क्या किया, ग्रहण किया जाता है।
सरल रूप कौन सा था इसमें? मौखिक। कठिन कौन सा था? और दोनों ही मिक्सचर। हाँ, लिखित कौन सा है? सरल भी है और कठिन भी है, जैसा ही कल मैंने आपको उदाहरण देके बताया था। अब मैंने आपको बताया था मौखिक जो रूप है उसको हमें लिखना है तो कुछ चिन्ह चाहिए हमें। अब चिन्ह आएंगे कहाँ से हमारे पास? तो उसके लिए क्या है? लिपि। लिपि के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि कौन से वर्ड को कैसे लिखना है। मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं यहाँ पर आपके सामने, तो ये सभी चिन्ह लिपि के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अगर लिपि ना होती तो हम भाषा का केवल मौखिक रूप ही देख पाते, लिखित रूप नहीं देख पाते। तो लिखित रूप के लिए हमने किस माध्यम का प्रयोग किया? लिपि का प्रयोग किया। तो जानते हैं इसके बारे में। हिंदी और संस्कृत हमारी किस लिपि में लिखी हुई है? देवनागरी में। इसके अलावा मैं आपसे पूछूं, उर्दू किस लिपि में लिखी हुई है? फारसी में। पंजाबी भाषा गुरुमुखी, और अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में। इसके अलावा देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं और पता है आपको? हाँ, कोंकणी, मराठी और नेपाली। ये भाषाएं भी किस लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी में। हमें तो इससे काम है, इससे हिंदी से। लिखना चाहे तो आप साइड में लिख देता हूँ औरों को। मुखी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? पंजाबी। कोमल लिपि में अंग्रेजी। फारसी लिपि में
पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू कौन सी में है आपकी फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो ये कल हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा था। इतना ही था इसमें कि भाषा के 3 रूप है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक बोल करके अभिव्यक्त की जाती है, सुन करके ग्रहण की जाती है। लिखित लिख करके अभिव्यक्त की जाती है, पढ़ करके ग्रहण की जाती है। सांकेतिक संकेतों से अभिव्यक्त की जाती है और देख करके ग्रहण की जाती है। कठिन रूप कौन सा है? सांकेतिक है। सरल रूप कौन सा है? मौखिक है। और आपका लिखित रूप सरल भी है और कठिन भी है। जैसा कल मैंने आपको बताया था कि मैंने कल चाय के लिए कहा था आपसे कि एक मृत पात्रिका में क्या चाहिए? एक मृत पात्रिका में दुग्ध शर्करा युक्त ऊष्म पेय प्रदान किया जाए। तो मतलब क्या है इसका कि मैं सीधा सीधा कहूंगा आपसे कि 1 कप चाय चाहिए भाई, या 1 कुल्हड़ में चाय दे दो। तो मतलब है भाषा को कभी कभी जटिल भी बनाया जाता है शब्दों के माध्यम से। जैसे उर्दू में मैं कहूँ आपसे, एक उर्दू में शब्द लिखा हुआ है, एक लबरेजे तपिश प्याला, एक लबरेजे तपिश प्याला बरके बर्तानिया पेश किया जाए। क्या हो सकता है इसका अर्थ? एक लबरेज तपिश प्याला बरगे बर्तानिया पेश किया जाए, क्या हो सकता है इसका अर्थ? क्या हो सकता है? पानी। रेनू कह रही है पानी हो सकता है। चाय तो बता ही दिया कल उसमें। इसका मतलब है 1 कप कॉफी पेश की जाए। पेश किया जाए, 1 कप कॉफी पेश की जाए। एक लबरेज तपिश प्याला बरगे बर्तानिया पेश किया जाए, मतलब है 1 कप क्या चाहिए? कॉफी चाहिए। तो भाषा है, भाषा के माध्यम से हमें अगर लिखने का जो रूप मिलता है तो उसमें सरल भी मिलता है और कठिन भी मिलता है, इसलिए दोनों ही रूप हैं। बाद भाषा परिवार। हालांकि मैंने आपको बताया था 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं संपूर्ण विश्व में, लेकिन इनको 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। लेकिन भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 2। केवल 2 ही भाषा परिवार हैं जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 2। भारत में भाषा परिवार हैं। एक है आपका भारोपीय भाषा परिवार, और एक है आपका द्रविड़ भाषा परिवार। हिंदी और संस्कृत कौन से भाषा परिवार में आपकी? भारोपीय में। और इसमें कौन कौन सी हैं? हाँ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ है, मलयालम है, यानी कि दक्षिण की जो भाषाएं हैं वो किसमें मिलती है? हमें सामान्यतः द्रविड़ भाषा परिवार में देखने के लिए मिलती हैं। हिंदी और संस्कृत तो आपकी किसमें है? इसमें है। और आपकी जो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है और मलयालम। हमारी कौन सी में है? द्रविड़ भाषा परिवार। 2 ही भाषा परिवार प्रचलन में है हमारे भारत में। दक्षिण भारत की जो भाषा है वो द्रविड़ भाषा परिवार में है, और उत्तर भारत की जो भाषाएं सामान्यतः वो कौन सी है? भारोपीय भाषा परिवार में। अगर हिंदी की हम वर्तमान दृष्टिकोण देखें तो वर्तमान में हमारी जो हिंदी है वो 3रे नंबर पर विश्व में,
संपूर्ण विश्व की जब चर्चा की जाती है तो आज की कंडीशन के हिसाब से संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा। हालांकि पहले चीनी भाषा थी, चाइना की जो भाषा से मदारिन, क्या कहते हैं? मदारिन। तो पहले उसका स्थान था, लेकिन वर्तमान के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो अंग्रेजी भाषा पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कौन सी है? आपकी चीनी भाषा है, और तीसरे नंबर पर सर्वाधिक विश्व में बोली जाने कौन सी भाषा? हिंदी भाषा है। तो तीसरा स्थान है वर्तमान में हिंदी का। इसके बाद हमने चर्चा की थी हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है उसके बारे में चर्चा की थी। यहां तक मामला क्लियर है अपना? बढ़े आगे फिर। विकास क्रम मैंने आपको बताया था कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा हमारा? ऋग्वेद है। ऋग्वेद की भाषा क्या है? संस्कृत। संस्कृत का समय काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। संस्कृत का रूप जब बिगड़ा, मैंने आपको बताया दो भाग हैं संस्कृत के, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो वेद लिखे हुए हैं हमारे, वो तो है वैदिक संस्कृत की भाषा में, वेद हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक रूप है लौकिक। लौकिक रूप में मैंने आपको बताया रामायण महाभारत जो लिखे हुए महाकाव्य हमारे विश्व के सबसे दो बड़े महाकाव्य हैं ये रामायण महाभारत, जिनकी रचना कहां पर की गई है? भारत में की गई है। तो जब इनकी भाषा का लौकिक साहित्य का रूप बिगड़ा तो इसका स्थान किस भाषा ने लिया? पाली ने। पाली में सर्वाधिक किसकी रचना हुई है? बौद्ध साहित्य की। पाली का जब रूप बिगड़ा तो किसका स्थान लिया? प्राकृत ने। प्राकृत में सर्वाधिक किसकी रचना हुई है? जैन साहित्य की। उसके बाद प्राकृत का जब रूप बिगड़ा तो किसने स्थान लिया? अपभ्रंश ने। अपभ्रंश के बाद कौन सी आई? सौरसेनी। और सौरसेनी की किसकी उत्पत्ति हुई है? हिंदी की। तो सामान्यतः हिंदी की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से मानी जाती है? सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। तो मक्खी बहुत परेशान कर रही है जी, गुरु जी की परेशान कर रही है तो भाई हैं।
रहा है ना? हाँ, नहीं देखे तो बता दिए और बड़ो करते हैं। देखो, ऋग्वेद है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। संस्कृत भाषा का कार्यक्रम जो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व कालक्रम माना जाता है। मैंने आपको ये बताया था समय चक्र कैसा है, गतिमान है। लिखने की जरूरत नहीं है उस बात को, वैसे ही समझ जाएं। समय चक्र क्या है, गतिमान है। तो जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया तो परिस्थितियां बदली, तो उसी के अनुसार भाषा के रूप में भी क्या आया, परिवर्तन आया। तो भाषा के हमें दो रूप देखने के लिए मिले, एक मिला वैदिक, एक मिला लौकिक। तो वैदिक रूप कैसा था, कठिन था। ये दोनों ही संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, लेकिन वैदिक रूप कैसा है, कठिन। मैंने आपको बताया था प्रकांड विद्वान जो होते हैं, ये सामान्यतः जब वेदों की जो परम पराकाष्ठा है, चरम पर थी अपने, तो चार वर्ण थे हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शिक्षा का अधिकार ब्राह्मणों को था उस समय, तो उनको ही क्या था, वेदों का ज्ञान था। तो उच्च कोटि के जो ब्राह्मण थे, ब्रह्म थे, उनको ही वेदों का ज्ञान था, सामान्य व्यक्ति उनको नहीं पढ़ सकता था। तो इसके लिए क्या है, लौकिक रूप, जिससे संस्कृत की भाषा को क्या किया, सरल किया गया, जिससे आम लोग भी उसको पढ़ सकें। तो यहाँ पर हमें मिलता क्या है कि लौकिक भाषा, मैंने आपको जो वैदिक भाषा है उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन जब उसका लौकिक रूप आया उसके रूप में धीरे धीरे क्या है, परिवर्तन आया। रूप क्या होने लगा, बिगड़ने लगा। तो बिगड़ा तो इसका स्थान कैसे चेंज हुआ, फिर उसको कर देते हैं। इसका स्थान किसने लिया, पाली भाषा ने। इसका समय काल कितना है बताओ, 500 ईसा पूर्व से एक ईसा पूर्व ईसवी, हाँ ईसवी। ऐसे ही पाली के दो रूप आए, साहित्यिक और लौकिक। बिगड़ेगा कौन सा रूप, लौकिक। ये बताओ मैं, साहित्यिक और लौकिक रूप में अंतर क्या है, लौकिक लिखा हुआ ना हो तो बताओ, साहित्यिक और लौकिक रूप में अंतर क्या है। हाँ, और हर को पढ़ सकते हुए, और बोलो, कोई अपने विचार दो। साहित्यिक और लौकिक रूप में अंतर क्या होता है, ये पूछना है मेरा। लौकिक तो सामान्यतः हम बोलचाल की भाषा को हम क्या कहते हैं, लौकिक। साहित्यिक रूप वो होता है जो भाषा है ना, जब उस भाषा का स्थान कवि या लेखकों के द्वारा ले लिया जाता है और अपने नवीन रूप में साहित्य की क्या की जाती है, रचना की जाती है। तो भाषा के स्वरूप को क्या कहते हैं, साहित्यिक रूप कहते हैं। यानी जो ग्रंथ लिखे जाते हैं, जो रचनाएं लिखी जाती हैं, तो उसमें भाषा का जो स्थान होता है उसे हम कहते हैं साहित्यिक रूप। और लौकिक का मतलब ठेठ देसी हम बोले वाले, जो अपनी आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। यानी कि भाषा को अपना शुद्ध रूप में, यानी कि हम अपने आप में बोलने वाले, अपने विचारों प्रकट करने वाले, वो होता है लौकिक रूप। ये होती है आम बोलचाल की भाषा। और साहित्यिक भाषा का मतलब है लेखकों और कवियों के द्वारा जिन ग्रंथों की रचना की गई, उन ग्रंथों में जिस भाषा का प्रयोग किया गया या नवीन रूप का प्रयोग किया गया है, उसे कहते हैं हम साहित्यिक रूप। अब ऐसे ही पाली दो रूपों में, एक साहित्यिक में और लौकिक में। तो साहित्यिक रूप में परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन इसमें आएगा लौकिक रूप में। तो लौकिक रूप बदलेगा तो क्या आएगा यहाँ पर, फिर जहां मैं जो लिख दूं, फिर कौन सा साहित्य से संबंधित है, बौद्ध साहित्य। हालांकि सब जानते हैं। पाली का स्थान अब किस भाषा ने लिया है, प्राकृत ने। प्राकृत का कालक्रम क्या है, 1 ईस्वी से और कितना है, 500 ईस्वी। इसमें कौन सा साहित्य लिखा गया है, जैन साहित्य। यहां मैंने कल 3 ग्रंथों की चर्चा की थी, सुत्त पिटक, विनय पिटक, विधम पिटक। ये त्रिपिटक हैं, ये बौद्ध साहित्य में लिखे गए थे। और जैन साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है आगम। आगम ग्रंथ को प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है, हालांकि उसमें भी मतभेद है। श्वेतांबर कहते हैं हम आगम को नहीं मानते, दिगंबर कहते हैं हम आगम को मानते हैं। हाँ, उनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, तो उनमें भी मतभेद पाया जाता है। तो यहाँ पर लेकिन प्रारंभिक अगर हम देखें तो जैन साहित्य का प्रारंभिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है, आगम माना जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, प्राकृत का कौन सा
स्थान लेगा लौकिक, मैं वही बता रहा हूं। बार बार दो रूप चलेंगे, साहित्यिक और लौकिक। बिगड़ेगा हर बार कौन सा? लौकिक रूप। आगे देखते हैं प्राकृत के बाद कौन सी आएगी। ये लिख लिया पहले वाला, उसी के नीचे नोट करते जाना, ठीक है। इसका समय काल क्या बताया था मैंने? अपभ्रंश का समय काल 500 ईस्वी से 1000। एनर्जी रही ना, मुझे लगता है दमना नहीं कर रही है। अब आयरन कर रही। कहाँ मंगाया तुम्हारे? चाय पानी? पानी तो रखो हमारे पास है, पानी तो रखो है। मिनरल वाटर मंगावा सर ने तो पानी पी ले करो ना, एनर्जी मिल जा करे हैं। जरूरत पड़े तो हम तो कह दिए प्रीति के पापा फोन कर देंगे, वाल टेम्पू आ जाओ सामने, कम बच जाए तो। पानी की टेंशन मत लीजिए तुम, पानी बहुत है हमारे पास। कब आए? शायर की तो पंक्तियां हैं। अब हालांकि पानी 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 ये कह रहे हैं कि दिन डल गया रात गुजरने की आस में, कि दिन डल गया रात गुजरने की आस में, सूरज नदी में डूब गया और हम गिलास में। तो समझ जाओ पानी है हमारे पास, जो चीज देने लायक नहीं है उसको नहीं दे सकते। हाँ, गिलास को मतलब समझ जाओ तुम। हाँ समझ गए, बहुत होशियार है बच्चों को पता हुआ है। यहाँ पर अब क्या है? अपभ्रंशिक और सैन्य अपभ्रंश। इसका समय काल ध्यान रखना यही है, क्योंकि इसका जो अंतिम समय है ना, अंतिम जो रूप है, तो वही किसको नाम जाना जाता है? सौरसेनी अपभ्रंश के नाम से उसको ही जाना जाता है। अब यहां से ही हमारी उत्पत्ति होगी किसकी? जो हमारी मेन भाषा है हिंदी। हिंदी का जो कालक्रम है वो माना जाता है 1000 ईस्वी से और वर्तमान तक। तो फिर नोट डाल के लिख दें नीचे, क्या लिख दें जिसकी जरूरत है हमें। हिंदी शब्द की उत्पत्ति भाषा लिखना, भाषा की उत्पत्ति और सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। मेन ये था हमारा, तो जानना था मैं हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है। किससे हुई है? सौर सैनी अपभ्रंश से। तो दो क्वेश्चन काम के निकले अभी हमारे। कौन कौन से? एक तो भाषा शब्द का जो बना है वो किससे बना है? भाष धातु से बना है। और दूसरा जो आया हुआ प्रश्न है पेपर में वो कौन सा है? हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सौर सैनी अपभ्रंश से। मैं अभी बिहार का पेपर दे के आया था, वो कैंसिल हो गया हालांकि, तो उसमें ये प्रश्न आया हुआ था। अब तुम बहुत बैठे, पैसा भाई बहुत है, आदमी तो जिम में दाम धर के बैठे हैं। और लव कुछ तो क्या है, कब वो पेपर दे रहा नहीं 10 लाख लेती हूँ तो नौकरी दे सीधी हुए। तो वो चक्कर है आटम, तो पेपर और कैंसिल ले रहे हैं। आगे तुम पढ़ेंगे तो आगे बहुत सारी समस्याएं ऐसी आएंगी। हालांकि अब सरकार का जो जागृत है तो बहुत से की विदाई है रही है, तुमने देखे होंगे डेली फोटो आ रहे हैं। तो मुकदे 3-3 4-4 साल थे लगे भाई।
अब वे पकड़ में आ रहे हैं, ऐसा ही पकड़े हैं बहुत सारे। हाँ, केजरीवाल की चिंता मत रहे तू, केजरीवाल तो कछ होते उतरेगा वहां को तो वो बहुत सारे बच्चे पकड़ में आ रहे हैं। बढ़िया, ये काम होना चाहिए, मेहनत करने वालों को उनका फल मिलना चाहिए। तो कल हमने जहां तक चर्चा करी बस, अब सचिन गुरु जी ने कछु कहेंगे तुम थे तो जाके बाद हमारा दो कॉन्सेप्ट इसमें रह गए हैं, उसको हम क्या कर देंगे, कल कल की छुट्टी कराएं गुरु जी। गणगौर के मेला की कल छुट्टी कर भाई, ना मनी करें हैं, हमको देखें। हाँ, आया तो मनते क्या गुरु जी, मेला करा लो हमें, हम कहाँ से जाए करावे। हम तो बस जहाँ खड़े करके जाके दिखा सकते हैं तुम्हें।